डोडो टीवी। भानगढ़ का नाम तो आप सभी ने सुना है। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड साइट्स में से एक है भानगढ़ का किला। लेकिन क्या आपको पता है कि यह किला भूतिया कैसे बना? कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन हमें करना पड़ा। मैं विनय और मेरे दोस्त चारू और रोहित। यार ये किला तो कमाल है। पता नहीं लोग इसे भूतिया क्यों कहते हैं। कुछ नहीं, बस गांव वालों के एंटरटेनमेंट की स्टोरीज हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं मानता। बस हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल में अब हमें इस किले से बाहर निकल जाना चाहिए। हट्टू है क्या? आज रात यही रुकते? आखिर हमें भी तो पता लगे भैया कि ऐसा क्या है इस किले में जो सिर्फ भूतिया बनाता है। वहाँ सामने क्या है? चलो चलकर देखते हैं। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। अब वो खूबसूरत राजकुमारी मेरे वश में होगी और मैं इतने सालों की अपनी हसरत पूरी करूंगा। मेरे अंदर की हवस राजकुमारी को अपनी बाहों में भरने को बेताब है। बाजार की रौनक देखकर लग रहा था मानो कोई त्योहार है। सभी अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे। एक लड़की इत्र खरीदने आई थी। कोई आम इत्र नहीं, बल्कि शाही इत्र। राजकुमारी ने शाही इत्र मंगवाया है। दुकानदार इत्र की बोतल वही जो तांत्रिक के हाथ में थी देता है और लड़की महल में चली गई। वो लड़की बोतल राजकुमारी को देने ही वाली थी, तभी ये इत्र कहाँ से लाई हो? उसी व्यापारी से जिससे हमेशा लाती हूँ। लेकिन आज इसमें कुछ अलग है, कुछ रहस्यमय। इसे फेंक दो। बोतल पत्थर पर गिरी और फूट गई। सारा इत्र पत्थर पर उतर। तांत्रिक, अब तक तो वो राजकुमारी ने इत्र लगा लिया होगा। अब वो राजकुमारी सीधे मेरे पास खिंची चली आएगी। सीधे मेरे सीने पर लग जाएगी। इधर इत्र वाला पत्थर उड़ता हुआ आया और तांत्रिक उसे देखता रहा और उसकी छाती पर पत्थर लगा। तांत्रिक मर रहा है। मेरे साथ धोखा। मैं सिर्फ ये शरीर छोड़ रहा हूँ। उस राजकुमारी को पाने की हवस नहीं। मैं इंतकाम लूंगा, वापस लौटूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। माहौल एकदम ही उत्सव वाला था। सारा शहर सजा था। अब वर वधू का मंगलसूत्र पहनाए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किस पाप की सजा दी है मुझे? मेरा तो जीवन ही तबाह हो गया। तूने मेरी इच्छा का मान करके अच्छा नहीं किया था राजकुमारी। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। जो भी तेरे करीब आएगा उसे ऐसे ही मरना होगा। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं तो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई। अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं। राजकुमारी हवन में बैठ गई और चलने लगी। माँ बाप रो रहे।
की आग बरसों तक जली हुई आग में अब लूंगी इंतकाम। ओए, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना ड्रामा क्वीन? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। तेज हवाएं, पत्ते और कुछ चीजें उड़ने लगी। हवा गोल घूम रही है। कुछ ऐसे ही फिर तांत्रिक प्रकट हुआ। जन्मों जन्मों का प्यासा है जिस्म मेरा, तुम्हारे इंतजार में तड़प रहा था, आखिर तुम्हें आना ही पड़ा राजकुमारी। हमारे सामने एक बहुत ही भयानक और विशाल गाय जल्लाद खड़ा था, लेकिन वो राजकुमारी किसे कह रहा था? क्या चारू को? जन्मों पुराने जख्मों को फिर से कुरेदा है तूने, अब इस किले में सैलाब आएगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा था। मैं और रोहित कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि चारू को अचानक क्या हुआ है। हम कुछ समझ पाते उससे पहले एक जोरदार झटका लगा और हम दोनों कोने में जा गिरे। यही इत्र मेरी दवाई का कारण था ना। इसी इत्र के सहारे तूने मेरे जिस्म को पाने की कोशिश की थी ना। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, इसलिए इस किले में इतनी सदियों से भटक रहा था, लेकिन अब तुझ पर काबू करके मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तांत्रिक चारू पर भारी पड़ा और उसे पीछे से पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही फिर राजकुमारी के हाथ से वो इत्र की बोतल तांत्रिक के ऊपर गिरी और वो तड़पने लगा। तूने अच्छा नहीं किया राजकुमारी, मैं अब भी यही भटकता रहूंगा, तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ तेरा अंत होगा। ये कोई आम जल नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत का जल है। तेरी हवस भी तेरे साथ ही जलकर भस्म होगी। तांत्रिक मर चुका था और मुझे और रोहित को उस अंधेरे किले में अपने सामने एक डायन खड़ी दिखाई दे रही थी। पहले वो हमारी दोस्त थी, लेकिन अब उसका भयानक रूप और गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर हम दोनों बुरी हालत में थे। तभी वो डायन हमारी तरफ बढ़ी और डरावनी आवाज में बोली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर कभी मत आना। यह जगह अगले कुछ सालों तक शापित है। 70 साल बाद आने वाली सावन की पूर्णिमा को यह जगह श्राप मुक्त होगी और मुझे भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर वो डायन अंधेरे में कहीं ओझल हो गई और हम दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उस किले से बाहर निकले। उस रात हमने अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त को खो दिया, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इतने भयानक मंजर से हम जिंदा वापस लौटे थे। कुछ लोगों के लिए भूत होते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास अब एक वजह थी। जमींदार हरिहर सिंह की हवेली में बड़ी गहमा गहमी थी। पूरी हवेली रंगीन बल्बों की रोशनी से नहाई हुई थी। जमींदार की इकलौती बेटी पूनम की शादी थी। पूनम अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में सजी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बार बार शीशे में खुद को निहार रही थी। कितनी बार अपने आप को निहारोगी? इतनी सुंदर लग रही हो कि जीजा जी तो देखते रह जाएंगे। जैसे ही बैंड की आवाज सुनाई पड़ी, सभी सहेलियां बारात देखने जाने लगी। रुक जा, मैं भी चलूंगी। चुप कर, तू अपने गहने पहन, श्रृंगार पूरा कर। हम जरा देख के आते हैं कि बाराती कैसे हैं। कहीं शंकर जी जैसी बारात तो नहीं है। सारी सहेलियां और बहनें हंसती खिलखिलाती चली गई। जब सभी लोग उस कमरे में वापस आए तो देखा कि पूनम बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। लग रहा था कि उसके पेट में किसी ने बड़ी बेरहमी से चाकुओं से वार किया था। पूरे घर में कोहराम मच गया। किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर
कैसे और क्यों हो गया? जमींदार हरिहर सिंह ने जैसे ही ये सुना, वो भागे हुए आए। आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। तुम में से किसी को भी कुछ मालूम है क्या? या कोई आया? कोई नौकर, कोई अजनबी, कोई भी? नहीं, कोई नहीं आया था। वह तो बहुत खुश थी, बल्कि जब हम बारात देखने जा रहे थे तो वो भी जाना चाहती थी। बारात लौटा दो। जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लगता है किसी से दुश्मनी रही होगी। अरे उस बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे भाई, पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, खुद ही मालूम पड़ जाएगा भाई। ये भगवान, मेरी बिटिया की शादी बिना अड़चन के हो जाए। एक हफ्ते बाद ही चौधरी के घर उनकी बेटी सुधा की बारात आने वाली थी। चौधरी घर की सारी औरतों को सख्त हिदायत देते हुए, सुधा को कतई अकेले न छोड़ जाए, समझी? सुधा तैयार होकर बैठी थी। सभी सहेलियां उसको छेड़ रही थी। जैसे ही बारात आई, उसकी बहन राधा को छोड़कर सब भागी। अचानक खिड़की के पल्ले जोर जोर से खड़खड़ाने लगे और दरवाजा भड़ाक की आवाज से खुल गया। राधा उसको बंद करने के लिए गई तो बाहर ही रह गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधा की लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अंदर सुधा की चीख गूंजती रही, पर बैंड बाजे के शोर में दब गई। राधा नीचे की तरफ भागी। पिताजी, जल्दी चलिए, सुधा दीदी का कमरा अंदर से बंद हो गया है और खुल नहीं रहा है। जब तक सब ऊपर आते, सुधा का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा बह रहा था। लगता है किसी धारदार चीज से उसकी गर्दन काटी गई है। पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। पुलिस आई। चौधरी, आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? लड़की का कोई और चक्कर तो नहीं था? नहीं नहीं, ये शादी तो उसी की सहमति से हो रही थी भाई साहब। एक के बाद एक इस गांव में दो दो मर्डर हो गए, वो भी उस समय जब लड़की बिल्कुल दुल्हन बनी तैयार बैठी हो। कुछ अजीब चक्कर है। पुलिस अपनी कार्यवाही पूरी करके चली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। 1 महीने बाद सरपंच दीनदयाल की छोटी बेटी तारा की शादी थी। ऐसा सख्त पहरा बैठाऊंगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तारा के सिर पर जैसे ही लाल ओढ़नी डाली गई, तुरंत पूरे घर की लाइट चली गई। एकदम से हड़कंप मच गया। जब तक लालटेन और टॉर्च लेकर लोग आते, तारा की पीठ में छुरा मारकर वो जा चुका था। मासूम तारा की आंखें पथरा गई थी और निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया था। ये जरूर किसी एक आदमी का काम है। कौन है जो हमारी बच्चियों को इतनी निर्दयता से मार रहा है? उस गांव में अब कोई शादी नहीं होती है। सब लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं। मेरी मानिए तो अब जो भी शादी होनी है वो गांव के दुर्गा मंदिर में ही होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। राम लखन यादव की बेटी कंचन की शादी गांव के दुर्गा मंदिर में होनी तय हुई। सारी तैयारियां हो गईं। शादी हो गई। विदा के बाद जब दुल्हन को मंदिर के बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाया गया तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। तब तक हवा में एक चीख गूंजी और कंचन का शरीर गाड़ी की सीट पर ही लुढ़क गया था। इस बार चाकू उसके सीने में मारा गया था। ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी शैतान की हरकत है। तभी तो मंदिर के भीतर कुछ भी नहीं हुआ।
उसी समय एक भयानक अट्टहास आवाज गूंजी। हाँ, मैं शैतान हूँ। अभी जब तक सारे गांव की बेटियों का खून नहीं कर दूंगी, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। सब लोग डर के ऊपर देखने लगते हैं। पेड़ पर एक चुड़ैल लाल जोड़े में सजी धजी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों मार दिया तुमने उसको? मैं भी अपने बाप की लाडली थी। सब मुझे चंपा कहते थे, क्योंकि माँ कहती थी तेरा रंग बिल्कुल चप्पा ही है, इसीलिए तेरी दादी ने यही नाम रखा है। बड़े अरमानों से मेरे बापू ने मेरा ब्याह करना चाहा था, पर तुम सब ने मेरी शादी के ही दिन मुझे मेरे गांव से उठवा लिया और मेरे साथ जबरदस्ती भी की। फिर मेरी बोटी बोटी करके अपने गांव की उत्तर दिशा वाले कुएं में डाल दिया, जहां कोई जाता ही नहीं था। भूल गए? मैंने कुछ भी नहीं किया था, खाली गाड़ी चला रहा था। वो तो चुप हो जाओ। गुनहगार का साथ देना भी गुनाह है। तुम्हारी बेटी की तो सिर्फ मैंने जान ही ली है। अब क्यों रो रहे हो? उस बात को तो 2 साल हो गए। हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सभी गुनहगार, चौधरी, सरपंच और जमींदार हरिहर खड़े खड़े थर थर कांप रहे थे। अचानक वो पेड़ से कूदी और जमींदार की तरफ लपकी। तू सबसे बड़ा पापी है। तूने सबके साथ मिलकर मेरी जिंदगी तबाह की और मुझे बोटी बोटी काट डाला। पुलिस को भी पैसा खिलाकर सारा मामला रफा दफा करवा दिया। वो जमींदार को गिराकर उसके सीने पर सवार हो गई और अपनी दांतों को उसकी खोपड़ी में धंसाकर खून पीने लगी। वो थोड़ी देर छटपटाया, फिर उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। मुझे माफ कर दो। हाँ, तूने ही तो सबसे पहले मेरे अरमानों का गला घोटा था। जब मैं गिड़गिड़ाई थी तो तू ठहाके लगा रहा था। ठहर जा। सरपंच को ठोकर लगी। वो गिर पड़ा और चुड़ैल उसकी पीठ पर दांत धंसाकर उसका खून पी गई। उसका ये भयानक रूप देखकर सभी लोग डर के मारे स्तब्ध हो गए। अब वो चौधरी की ओर घूम आई। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। हाँ, दोषी तो मैं थी जो तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में मरोड़ दी। चौधरी ने भी अंतिम सांस ली। मुझे मत देखो, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो लोगों के कहने पर सिर्फ तुम्हें अगवा किया था। मेरे कमरे में से मुझे तू ही उठा कर लाया था ना? मेरी माँ कितना रोई थी। तूने अपनी जूते की नोक से मेरी माँ के मुंह पे ही दे मारा था। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। मेरे बापू और मेरी माँ ने इसी दुख में अपनी जान दे दी थी। उसने उसकी दोनों टांगें पकड़कर चीर दी। गाँव वालों, आज से याद रखना, किसी भी बहू बेटियों पर बुरी नजर डाली तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह कहकर वो सिसकियां लेने लगी। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना? हमें माफ कर दो। अब तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। अगर तुम अपनी बेटियों की सलामती चाहते हो, शादी में कभी लाल जोड़ा मत पहनाना। उसको देखते ही मेरा खून खोल जाता है। ठीक है, ठीक है। गांव में हर लड़की की शादी के पहले उस उत्तर दिशा वाले कुएं पर लड़की को लाकर उसमें झांकने को बोलना। ठीक है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा, तुमने ठीक पहचाना था। मैं शैतान ही बन गई हूँ। मेरी आत्मा कब तक भटकती रहेगी मुझे खुद नहीं पता। अब तुम्हारे गांव के सारे पापी चले गए हैं। सब लोग चले जाओ। इस गांव में ऐसे ऐसे जल्लाद बैठे थे,
कोई नहीं जानता था। गांव वाले वापस आ गए। अब जब भी उस गांव में किसी की शादी होती है तो लड़की लाल जोड़ा नहीं पहनती। शादी से पहले कुएं पर जाकर उसमें झांकती है और अपने विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती है। वो चुड़ैल उस गांव में कभी नहीं दिखाई दी। उसका बदला पूरा हो गया था। बहुत पहले की बात है। एक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का अच्छा भविष्य तलाश कर रहा था। राम किशोर सुदूर गांव से दूर जाकर ग्रेजुएशन कर चुका था। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव वापस आया, लेकिन कोई रोजगार का जरिया ना मिला। पिताजी, मैं गांव में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाढ़ की मार खेती भी बर्बाद कर देती है। मुझे शहर जाकर जॉब ढूंढनी होगी। बात तो तुम्हारी 100% सच है। तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वैसे तुम सबके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? भारी मन से पिता ने इजाजत दे दी। राम किशोर के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों दादा दादी के लाडले थे। सो तय हुआ कि वो लोग हर छुट्टी में गांव आते जाते रहे। गांव से दूर शहर के अच्छे स्कूल में राम किशोर को टीचर की नौकरी मिल गई। अपने माता पिता से अलग होकर राम किशोर परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गए। समय का पहिया चलता रहा। हर छुट्टी में राम किशोर अपने परिवार के साथ गांव आते और छुट्टियां खत्म करके शहर लौट जाते। अब उनका बेटा प्रखर और बेटी समता कॉलेज में पहुंच गए थे। पहले की तरह हर बार गांव जाना नहीं हो पाता था। कभी क्रैश कोर्स तो कभी ट्यूशन क्लासेस इसकी वजह बन जाते थे। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। प्रखर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। बेटी ने एमबीए में एडमिशन लिया था। प्रखर को नौकरी ज्वाइन करने में 2 महीने का टाइम बाकी था। पापा, मैं ये खाली टाइम दादा दादी के साथ गांव में बिताना चाहता हूँ। मैं गांव जा रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं। तेरे दादा दादी बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल जाओ। प्रखर खुश होकर गांव पहुंच गया। दादा दादी की खुशी का ठिकाना ना था। पोता फाइनली इंजीनियर जो बन गया था। जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए राम किशोर शहर गया था, वो सपना प्रखर ने पूरा कर दिया। दादा दादी गांव के लोगों से तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रखर दूसरे दिन तैयार होकर अपने गांव को देखने और बचपन के दिन याद करने घर से निकला। घूमता टहलता वो गांव के किनारे एक पुराने खंडर में पहुंचा। वहां अचानक जोर से हवा चलती है और उसके बगल से लड़कियां पीछे से आवाज देती है, प्रखर, प्रखर। प्रखर पीछे मुड़कर सोचता है, ये मुझे कैसे जानती है? तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? मेरा नाम स्तुति है। मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त। हम साथ खेलते थे। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रखर, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी खास दोस्त हूँ। प्रखर अजीब सा महसूस करता है। वो उसे आकर्षक सी लगती है। वो मंत्र मुग्ध सा उसकी बात सुनता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर वशीकरण चलाया जा रहा हो। स्तुति, तुम्हारे माता पिता कौन है? कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रखर ऐसे उसकी बातों में उसके प्यार में खो जाता है, मानो जैसे बरसों से उसे जानता हो। उतनी देर में ही अपनी पूरी सुध बुध खो देता है। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। चलो, तुम्हें सब याद तो आया। शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा हूँ, पर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब याद दिला दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कल इसी वक्त यहीं मिलना। इस प्रकार दोनों का प्रेम विलाप शुरू हो गया। प्रखर कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में ना रहा।
दूसरे दिन वो फिर उसी जगह मिलते हैं। प्रखर पहले से इंतजार कर रहा होता है और फिर स्तुति आती है। हाय प्रखर। तुमने कितनी देर कर दी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अच्छा सुनो, तुम किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो मैं नाहक बदनाम हो जाऊंगी। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मेरा क्या होगा ये जरूर सोचना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ। मैं क्यों किसी से कुछ भी कहूंगा भला? अब दोनों बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे से मिलने लगे। उस लड़की को कोई ना तो जानता था ना पहचानता था। वो आते जाते किसी को नहीं दिखती थी। वो हवा की तरह प्रखर के बेडरूम तक पहुंचने लगी। प्रखर विवेकहीन की तरह उसका कठपुतली बन गया था। वो रेगुलर रात में आती और सुबह प्रखर के जागने से पहले चली जाती। उसके जाने के बाद प्रखर गुमसुम हो जाता। धीरे धीरे वो बीमार होने लग गया और उसका खाना पीना भी कम हो गया। प्रखर बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? अच्छे भले आए थे, महीना भी नहीं हुआ और तुम महीनों के मरीज लग रहे हो। खाना पानी भी छोड़ दिया। नहीं दादाजी, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन दादा दादी को बेचैनी होने लगी। वो प्रखर को डॉक्टर के पास लेकर जाते। डॉक्टर ने चेकअप किया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। कुछ टॉनिक और विटामिन दिए और वापस भेज दिया। लेकिन परेशानी ज्यों की त्यों बनी रही। मैं किसी को क्या बताऊं? स्तुति को कोई नहीं जानता। स्तुति बदनाम हो जाएगी, लेकिन मैं भी सहज नहीं हूं। प्रखर मानसिक और शारीरिक उलझन में था। दादी गांव के लोगों की सलाह पर एक दूर दराज के तांत्रिक को बुलाती है और अपने पोते की समस्या बताती है। तांत्रिक बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखते हैं। सच सच बता रहा, तुम कब से और कैसे उसके जंगल में फंसे? मैं तो अपने गांव घूमने निकला था। घूमते घूमते मैं पुराने खंडर में चला गया। न जाने कहां से वो आई और पीछे से उसने आवाज दिया था। फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मेरी अकल पर ताला पड़ गया था। सच में प्रखर भी स्तुति से छुटकारा ही चाहता था। वो भी परेशानी महसूस कर रहा था। तांत्रिक प्रखर की दादी को 2 दिन बाद का समय देता है और कुछ सामान मंगवाने को कहकर चला जाता है। अब वो भूत जो स्तुति बनकर आई थी, प्रखर को पूरी तरह बीमार बना देती है और उससे कहती है, तुमने मेरे बारे में बताकर बहुत गलत किया। अब तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? बेड पर लेटा हुआ प्रखर ऐसे ही 2 दिन तड़पता रहा कि तांत्रिक के आने से उस भूतनी को बहुत गुस्सा आ गया था। 2 दिन बाद तांत्रिक ने हवन कुंड बनाया, भूतनी को बुलाकर मुक्त करने की तैयारी शुरू की। कौन हो और क्यों इस प्रकार प्रखर की जान लेना चाहती हो? हवस के लिए किसी निर्दोष की जान? छी, मनहूस! पता क्या चाहिए? बच्चे की जान बख्श दे। जो चाहिए दे देंगे, वो ले ले। गांव को छोड़ के चली जा। स्तुति तेज हवा के साथ आती हुई बैठे हुए लोगों को महसूस होती है। मुझे प्रखर ही चाहिए। तांत्रिक, तू वापस जा, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चै। देख ले, अब मैं जान से जाता हूँ या तू। अब ऐसा लगता है जैसे उस जगह भूचाल सा चलता है। खूब तेज हवा चलती है और पूजा के सामान को उठाकर फेंक देती है, जैसे प्रलय आ गया।
किवाड़ बंद होने और खुलने लगते हैं। सब तरफ खौफ ही खौफ। तांत्रिक को भी झंझोरती और पटकती है। प्रखर को तो पटक पटक कर पहले ही बेसुध कर दिया है। शैतान, दुष्टा, चुड़ैल, तू ऐसे नहीं मानेगी। और जोर जोर से चिल्लाते हुए मंत्र बोलकर एक जोरदार आहुति हवन में फेंकता है। लोगों को दूर हटने का इशारा करता है। सारे लोग बहुत डर जाते हैं। तांत्रिक भी संभल कर फिर से मंत्र लगातार बोलता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। थोड़ी देर यही सब चलता रहता है। देखते ही देखते स्तुति तड़पने लगती है। बस मैं प्रखर को छोड़ दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? कहां से आई और निर्दोषों को फंसाया करती हो? पहले भी तुमने 2 लड़कों को प्रेम जाल में फंसाया है और मार डाला। लोग समझ भी नहीं पाए। मैं इतनी आसानी से छोड़ दूं? मुझे माफ कर दो। मैं एक तवायफ थी, इज्जत से घर बसाने की और इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। बहुत पहले इसी गांव का ठाकुर मुझे शादी करने का वादा करके लाया था। मैं उसके साथ आ गई। उसके घर वालों ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं उस ठाकुर से लड़ने लगी तो उसने मुझे मारकर गांव से दूर दफना दिया। बात बहुत पुरानी है और तुम कितनों को बर्बाद करोगी? तुम सीधे सीधे होनहार बच्चों को छोड़ दो। मुझे मुक्ति दे दो, मुझे माफ कर दो। मैं प्रखर को भी छोड़ दूंगी और अब किसी का कोई नुकसान नहीं करूंगी। फिर तेज हवा के साथ हवन कुंड में घूमता हुआ कुछ गिर जाता है। तेज लपटें उठती हैं और बड़ी दुर्गंध आती है। अब गई भूतनी, अब प्रखर सुखी हो जाएगा।